हाय माय डियर फ्रेंड्स, डेफिनेटली पॉजिटिव में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने डेली न्यूज़ एनालिसिस का एक वीडियो सीरीज़ शुरू किया है और कल हमने वो सीरीज़ शुरू की है और आज उसका सेकेंड डे है। तो डेली न्यूज़ एनालिसिस में हम राजस्थान पत्रिका और द हिंदू, इसके अलावा जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं उनको इस लेक्चर सीरीज़ में कवर करेंगे। ये पर्टिकुलरली आरएस एग्ज़ाम, इसके अलावा आरपीएससी जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है उसमें आपको हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए हम सीरीज़ शुरू करते हैं। कल हमने जो सिलिकॉन वैली बैंक है उसके बारे में बात की थी कि वो दिवालिया हो चुका है। तो जो सिलिकॉन वैली बैंक है उसके दिवालिया होने के पीछे, उसके बैंकरप्ट होने के पीछे क्या रीज़न है वो मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है फर्स्ट कि जो बैंक है इसका जो मेन इसमें जो इन्वेस्टमेंट आता था और जो बैंक भी किसी पर्टिकुलर कंपनीज में इन्वेस्ट करती थी वो सारे टेक स्टार्टअप थे, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्टार्टअप। और लास्ट ईयर जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये स्टार्टअप्स थे इनका जो शेयर है, इन मैक्सिमम जो टेक स्टार्टअप्स थे उनके शेयर में बहुत तेज़ी से गिरावट हुई है। तो इस गिरावट होने की वजह से इन बैंकों के अंदर वेंचर कैपिटलिस्ट जो इन्वेस्ट करते थे वो इन्वेस्टमेंट भी कम हो गया। अब आप पूछेंगे कि वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होते हैं। तो जो भी स्टार्टअप्स होते हैं उनमें दो टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं। एक होता है वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्टर और एक होते हैं एंजल इन्वेस्टर। तो वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्टर ऐसा माना जाता है कि ये ऐसे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे उनको काफ़ी संभावनाएं दिखती है कि ये फ्यूचर में अच्छा ग्रो कर सकते हैं। तो लास्ट ईयर क्योंकि इन स्टार्टअप्स जो ये कंपनीज थी इनके शेयर बहुत तेज़ी से डाउन हो रहे थे, तो इन्होंने जो वेंचर कैपिटलिस्ट थे इन्होंने अपनी जो पूंजी उसमें लगा रखी थी वो निवेश उन्होंने निकालना शुरू कर दिया। तो इससे जो ये टेक स्टार्टअप्स थे उनको पूंजी की कमी होने लगी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जो बैंक में पैसा इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा था वो उन्होंने पैसा निकालना शुरू किया। अब जो सिलिकॉन वैली बैंक था, बैंक कैसे काम करता है आप जानते हैं। कुछ लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं और बैंक कुछ लोगों को लोन देता है, इसी से बैंक चलता है और इससे जो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस होता है उससे बैंक चलता है। पर अब क्योंकि जो कंपनीज थी जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट कर रखा था उन्होंने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। तो जब वो पैसा निकालना उन्होंने शुरू किया तो बैंक को इमरजेंसी में अपने जो बॉन्ड्स थे उनको हाई इंटरेस्ट रेट पे बेचना पड़ा। अब आप कहेंगे हाई इंटरेस्ट रेट पे क्यों बेचना पड़ा, ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसा इसीलिए हुआ कि लास्ट ईयर से आपने सुना होगा कि अमेरिका में जो फेडरल रिजर्व बैंक है वो अपनी इंटरेस्ट रेट कंटिन्यूसली बढ़ाता जा रहा है ड्यू टू हाई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, मुद्रास्फीति जो होती है उसको कंट्रोल करने के लिए अमेरिका अपना जो उसका रिजर्व बैंक है वो कंटिन्यूसली इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है। तो इसीलिए बॉन्ड को भी जब बेचा, बॉन्ड को खरीदा तो होगा सिलिकॉन वैली बैंक ने कम इंटरेस्ट रेट पे, पर उसको हाई इंटरेस्ट रेट पे बेचना पड़ा तो उसको नुकसान हुआ। बॉन्ड्स को जब भी आप बेचते हो मार्केट में अगर हाई इंटरेस्ट रेट चल रही है तो जो भी जिसके भी पास में बॉन्ड पड़ा होगा उसको नुकसान होगा। तो इससे कंपनी को एक और घाटा हो गया। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि कुछ 3-4 रीजन थे, उस वजह से बैंक की जो पूंजी थी वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होती गई, जो उसके एसेट्स थे वो डिक्रीज होते गए। तो 2022 तक उसके पास $209 बिलियन के एसेट्स थे और कुल $179 बिलियन उसके पास में जमा राशि थी। पर ऐसा होने की वजह से दिसंबर 2022 की मैं बात कर रही हूँ, पर ये इस तरीके के कुछ इंसिडेंट हुए उससे सिलिकॉन वैली बैंक पे काफ़ी बुरा असर हुआ और फाइनली वो बैंक बंद होने की कगार पे हो गया। और जो अमेरिकन रेगुलेटर है उसने अब तो उसे बंद कर ही दिया है। तो ये इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट अपडेट थी जो आज के न्यूज़पेपर में था, तो मुझे लगा कि मुझे आपको इससे भी अवगत करवाना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो कुल कुछ 60 स्टार्टअप है। कल मैंने आपको 21 स्टार्टअप बताया था, तो अगर आज और भी न्यूज़पेपर में आया कि कुल 60 स्टार्टअप है, उनकी 400 करोड़ जो डॉलर है उतनी संपत्ति उसमें इन्वेस्ट हो रखी है, मतलब इतना पैसा उसमें पड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि ये पैसा तो अटक ही जाएगा। और जब ये पैसा अटक जाएगा वैसे ही हो सकता है कि आगे फ्यूचर में वो पैसा उन्हें मिल जाए, पर क्योंकि स्टार्टअप्स जो स्मॉल स्टार्टअप कंपनीज होती है उनको कंटिन्यूसली लगातार पैसे की ज़रूरत पड़ती रहती है। लगभग उनको मतलब जो अपने डेली कामकाज होते हैं उसमें भी उन्हें पैसा चाहिए होता है।
और यदि ऐसा होता है तो उनको पैसे की कमी हो जाएगी, फिर उन्हें क्या करना पड़ेगा, छटनी करनी पड़ेगी, तो इससे जॉब लॉसेस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ इसके नेगेटिव्स होंगे, ये भी मैंने आपको बता दिया कि इससे हमारे भारत में क्या असर होगा। इसके अलावा भारत में जो ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि जो क्योंकि फेडरल रिजर्व बैंक है वो अपनी इंटरेस्ट रेट और बढ़ाता है, तो हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पे जोर देगा, तो उससे शेयर मार्केट में भी काफ़ी उठापटक देखने को मिल सकती है। तो ये इससे रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट्स थे, वो मैंने आपको बता दी। अब सेकंड न्यूज़ है कि नौसेना ने 200 से अधिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को शामिल किया है, जिसकी प्राइस 20,000 करोड़ से भी अधिक है। तो अब आप न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल देखेंगे तो सिर्फ ये छोटी सी न्यूज़ लिखी हुई होगी, तो अब आप सोचेंगे इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट है ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है। तो जो ब्रह्मोस है ये एक जॉइंट वेंचर है इंडिया और रशिया के बीच में। और क्रूज मिसाइल क्या है तो उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देती हूँ कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिसाइल्स। एक होती है क्रूज मिसाइल, एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल। तो क्रूज मिसाइल वो होती है जो सेल्फ गाइडेड होती है और कंट्रोल्ड होती है, ठीक है। इसको मतलब इसमें एक गाइडेंस सिस्टम होता है जिससे कि हम इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं अगर उसको एक बार छोड़ दिया जाए उसके बावजूद भी। जबकि जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो एक बार अगर उसे छोड़ दें तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन को और ग्रेविटी को फॉलो करके अपने जिस पाथ पे जाना होता है उस पाथ पे वो चली जाती है, उसको आप बाद में एक बार छोड़ने के बाद में कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये होती है बैलिस्टिक मिसाइल। तो जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो क्रूज मिसाइल है और ये जनरली कम डिस्टेंस के लिए यूज होता है। बैलिस्टिक मिसाइल ज्यादा डिस्टेंस के लिए यूज होता है नॉर्मली। तो अगर मैं ब्रह्मोस मिसाइल की बात करूं तो इसके 2 वर्जन आए। जो पहला वर्जन था वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल था जिसमें उसकी रेंज 290 किलोमीटर तक ही थी। और जो सेकंड है वो अभी जो रिसेंट चल रहा है ब्रह्मोस 2, वो है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिसमें इसकी जो रेंज है वो 600 किलोमीटर तक जा रही है। तो अब ऐसा जो इसका सेकंड वर्जन है वो कब आया, जब इंडिया ने एक MTCR ट्रीटी है उसको साइन किया, उसके बाद में इंडिया एलिजिबल हो गया कि वो इस प्रकार की मिसाइल्स भी बना सकता है जिसमें उसकी रेंज 300 किलोमीटर से अधिक हो सकती है। तो अगर आप न्यूज़पेपर देखेंगे तो उसमें सिर्फ एक छोटी सी न्यूज़ होगी तो आप ये जो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है वो नहीं समझ पाएंगे कि मिसाइल्स क्या होती है। और एग्जाम में बेसिकली क्वेश्चन क्रूज मिसाइल या फिर बैलिस्टिक मिसाइल या ब्रह्मोस मिसाइल इस पर आएगा, ना कि नौसेना ने कितनी मिसाइल को बाय किया। ये क्वेश्चन एक 1 लाइनर है, ये हो सकता है एग्जाम में आपके इस तरीके से एक 1 लाइनर प्रीलिम्स में या फिर किसी है ना किसी छोटे एग्जाम में ये चीज आ सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है थर्ड, इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम। अब आप अगर न्यूज़पेपर के इस आर्टिकल को देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि जो SMS हॉस्पिटल है उसमें इस इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम को कुछ समय पहले इंस्टॉल किया गया था और जो पहले जो सॉफ्टवेयर चल रहा था उस सिस्टम को बंद करके इस सिस्टम को इंस्टॉल किया है। अब न्यूज़पेपर में देख के आप ये नहीं बता सकते कि आखिर इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है, तो मैं आपको पहले इसके बारे में बताती हूँ कि क्या है। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पूरा जो एक पेशेंट है उसके लाइफ टाइम का रिकॉर्ड उस सिस्टम में सेव होगा। इसके साथ ही जो पेशेंट होगा उसका जो रिकॉर्ड है उसके आधार से लिंक होगा। इससे फायदा क्या होगा, इससे पेशेंट को बेटर सर्विस डिलीवरी होगी और जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें भी जो ये एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आधारित है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिसेंट्रलाइज लेजर होता है, तो इससे ये रहेगा कि जो हॉस्पिटल का स्टाफ है, फिजिशियन है, फार्मासिस्ट है, उन सबको इसके बारे में पूरी नॉलेज होगी कि ये पेशेंट की पूरी हिस्ट्री उन्हें पता होगी और उसके अकॉर्डिंग ही उनका जो पेशेंट है उसका इलाज करना ईजी होगा। तो ये इसके फायदे हैं। अब ये क्योंकि सिस्टम अभी न्यूज़ में आप देखेंगे तो ये पता चलेगा कि क्योंकि सर्वर डाउन हो रहा है या नेटवर्क इशू है या जो चिकित्सक है उनके पास में टैबलेट या जो एक टेक्निकल ग्लिचेस जो आ रहे हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, उसको सॉल्व करने के बाद में ये सिस्टम बहुत स्मूथ रहेगा और जो हम एक 1 कंट्री 1 हेल्थ या हमारा जो जिस डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी पॉजिटिव और एक अच्छा स्टेप होगा।
चलिए, ये हमारी थर्ड न्यूज़ हो गई। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल पे चलते हैं। तो ये फोर्थ न्यूज़ काफ़ी छोटी सी न्यूज़ है। अगर आप वैसे न्यूज़ इस आर्टिकल को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये कुछ काम की न्यूज़ नहीं है। तो इसमें सिर्फ एक ही चीज़ काम की है कि भारतीय नागरिकों का, जो इंडियन सिटीजन्स है, वो यमन और सीरिया, इन दोनों देशों में उनका जाना प्रतिबंधित है। तो बस यही चीज़ एक इम्पॉर्टेंट थी इसमें। नेक्स्ट आर्टिकल पे चल। अब नेक्स्ट न्यूज़ है कि विधानसभा का सत्र इस मंडे से 13 मार्च से शुरू हो सकता है, जो कि 21 मार्च तक चल सकता है। तो इसमें क्या, जो एक 3 विधेयक थे जिन पे काफ़ी समय से चर्चा चल रही थी, जिसमें से एक के बारे में मैंने कल डिस्कस किया था, राइट टू हेल्थ बिल। और इसके अलावा है जो निजी संस्थान है, उच्च शिक्षण संस्थान है, उनकी निगरानी से रिलेटेड भी एक विधेयक आ सकता है। इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भी एक विधेयक आ सकता है। तो इन तीनों विधेयक पर काफ़ी समय से चर्चा हो रही थी, पर अब देखना ये है कि ये तीनों विधेयक आखिर पास हो पाते हैं कि नहीं, और ये एक्ट की फॉर्म में राजस्थान स्टेट में लागू हो पाते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले मैं इन तीनों के बारे में एक ब्रीफ आपको समझा देती हूँ कि इन तीनों बिल्स में आखिर है क्या। सबसे पहले जो जवाबदेही जो बिल है, उसमें ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ एक जो आम इंसान है उनको मिल पाए, ये सुनिश्चित किया जाएगा। और सरकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचे, ये सुनिश्चित किया जाएगा। और इसके लिए एक हाई अथॉरिटी भी होगी जो इसको मॉनिटर करेगी। तो ये है अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेही विधेयक। अब इसका जो ड्राफ्ट है वो अभी तक तैयार हो नहीं पाया है, तो इसकी संभावनाएं कम है कि वो इसी सत्र में लागू हो पाए। नेक्स्ट है हमारा राइट टू हेल्थ रिलेटेड बिल। नेक्स्ट है हमारा राइट टू हेल्थ रिलेटेड बिल। अब ये वाला जो विधेयक है, इसके बारे में आप जानते हैं कि जो रेजिडेंट है राजस्थान के, उनको हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी। तो इसका ड्राफ्ट तो तैयार हो चुका है, पर जो प्रवर समिति या जो सेलेक्ट कमेटी होती है, वो अभी उसका जो अंतिम रूप देके जो एक प्रारूप होता है वो उन्होंने अभी तक भेजा नहीं है। तो इसके भी बारे में संभावनाएं हैं कि वो इस सत्र में लागू हो पाती है या नहीं। हम इसके बारे में देखते हैं, आगे हमें पता चलेगा। नेक्स्ट है हमारा शिक्षण संस्थाओं पर निगरानी। तो जो उच्च शिक्षण संस्थान है उनको, उनके ऊपर निगरानी, जो निजी उच्च शिक्षण संस्थान है उन पे निगरानी रखने के लिए ये बिल आएगा, जिससे कि आम जन को, जो भी बच्चे हैं जो उच्च शिक्षण संस्थान में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको प्रॉपर रूप से एजुकेशनल फैसिलिटी मिले और उनका कोई भी शोषण ना हो, इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए भी एक हायर अथॉरिटी होगी जो इस बिल को एक्ट बनने के बाद में मॉनिटर करेगी। अब ये तो कुछ 3 इम्पॉर्टेंट बिल्स थे जिनके बारे में चर्चा हो रही थी। इसके अलावा और भी कुछ बिल्स थे जो जिनके बारे में ऐसा माना जा रहा था कि ये भी आ सकते हैं। उसमें पहला है कि जो पेट्रोलियम कंपनीज है वो यदि अपनी पाइपलाइन किसी खेत में लगाती है, तो पहले ऐसा था कि अगर वो काश्तकारों के किसी खेत में अगर पाइपलाइन लगाती है तो उनको कुछ मुआवजा राशि देगी। तो इस पे एक अमेंडमेंट होने वाला था, एक संशोधन होने वाला था कि यदि वो ऐसा करती है तो वो जो भी जैसे जो काश्तकार होंगे उनको जमीन के बदले जमीन देगी। ऐसा प्रावधान जल्द ही आने वाला है और इस पे संशोधन हो सकता है। इस पे कुछ डिस्कशन हो रहा था। इसके अलावा है कि एक अधिवक्ता संरक्षण विधेयक, वो भी आ सकता है। फिर है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, उसको रोकने के लिए कैबिनेट की मंजूरी ऑलरेडी हमें मिल चुकी है। इसके साथ ही विशेष न्यायालय का प्रावधान भी इसमें रहता है, तो राज्यपाल और हाईकोर्ट, इन दोनों की मंजूरी भी इसमें होनी चाहिए। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट विधेयक है जो इस सत्र या अगले सत्र में लागू हो सकते हैं। इसके बारे में और क्या क्या डेवलपमेंट्स होते हैं उसके बारे में मैं आपको अपडेट देती रहूँ। अब नेक्स्ट न्यूज़ है ईरान और सऊदी अरेबिया से रिलेटेड।
आप जानते होंगे कि ये दोनों कंट्रीज मिडल ईस्ट की कंट्रीज है और इनके बीच में काफ़ी समय से डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब हो चुके थे और इसी वजह से जो दूसरी मिडल ईस्ट कंट्रीज़ है जैसे सीरिया, लीबिया, इराक, इन सबको भी काफ़ी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही थी इन दोनों देशों के रिश्ते ख़राब होने की वजह से। पर ऐसा हुआ क्यों? तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जो ईरान है वो एक शिया कंट्री है और जो सऊदी अरेबिया है वो सुन्नी कंट्री है। स्पेशली मतलब जो वहाँ की पॉपुलेशन है वो सुन्नी पॉपुलेटेड है और ईरान में शिया मुस्लिम्स है। तो जो शिया इनके जो धर्म गुरु थे उनको फांसी दे दी गई थी सऊदी अरेबिया में और उसके बाद में 2016 में ईरानी प्रदर्शनकारियों ने वहाँ पे काफ़ी प्रदर्शन किया। उसके बाद में सऊदी अरेबिया और ईरान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके थे, पर अभी चाइना ने मध्यस्थता करके इन दोनों के रिश्तों में फिर से सुधार करने का प्रयास किया है और फिर से ये अपने पॉलिटिकल रिलेशंस और डिप्लोमेटिक रिलेशंस को इम्प्रूव करेंगी। तो अब इससे इंडिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा तो और यूएस पे क्या प्रभाव पड़ेगा मैं दोनों आपको बताती हूँ। तो क्योंकि इसमें मध्यस्थता चाइना ने की है तो इससे यूएस का इम्पैक्ट थोड़ा ईरान से तो ऑलरेडी जो जॉइंट कोऑपरेशन एक जो ट्रीटी थी JCPOA, उस ट्रीटी में यूएस ऑलरेडी ईरान से बाहर निकल चुका है। ईरान के साथ में जो यूएस की ट्रीटी थी उससे यूएस ने पहले ही बैकआउट कर लिया था। वो एक न्यूक्लियर डील थी, उसके बारे में भी मैं कभी जब मुझे टाइम मिलेगा उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी जब भी न्यूज़ में वो चीज़ आती है। तो इस वजह से ईरान के साथ तो यूएस के रिलेशंस ऑलरेडी ख़राब हो चुके थे। इसके अलावा सऊदी अरेबिया के साथ भी अभी यूएस के रिलेशंस इतने स्ट्रांग नहीं है, तो यूएस को इस चीज़ से नुकसान होगा। और चाइना भी अपने जो पाँव है वो मिडल ईस्ट तक पसार रहा है और धीरे धीरे वो यूरोपियन देशों तक फैल रहा है। उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में भी आप जानते होंगे। तो इसकी वजह से चाइना का जो प्रभाव है वो जियोपॉलिटिकली इंडिया के आसपास वाले देशों में दिख रहा है। पर इंडिया को इससे नुकसान होने की चांसेस कुछ कम ही हैं क्योंकि इंडिया के रिलेशंस ईरान और सऊदी अरेबिया दोनों से काफ़ी अच्छे हैं। नाउ लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आगे और क्या क्या डेवलपमेंट्स होते हैं वो हम देखेंगे। और जहां आज रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है उस टाइम पे अगर कोई दो देशों के बीच में वॉर ख़त्म होता है तो ये वहाँ के लोगों के लिए और इंटरनेशनली बाकी पूरे विश्व के लिए एक अच्छा संकेत ही है। अब नेक्स्ट न्यूज़ है कि राजस्थान में मिलेट कॉन्क्लेव शुरू होने वाला है 13 और 14 मार्च को। अब मिलेट्स के बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में कवर किया था, फिर भी मैं इस वीडियो में भी आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या होगा। तो राजस्थान जो है उसको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा क्योंकि राजस्थान में जो बाजरे का उत्पादन है वो सबसे अधिक होता है। पूरे देश में राजस्थान बाजरे का नंबर 1 प्रोड्यूसर है। इसके साथ ही इस जो कॉन्क्लेव होगा उसमें मिनी किट्स जो हैं उनको मुफ्त में बांटा जाएगा, मिलेट मिनी किट्स को, एवं जो कृषि स्टार्टअप है जो 100% मिलेट बेस्ड कृषि स्टार्टअप है उनको भी प्रमोट किया जाएगा। इसके अलावा जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट होती है, जो खाद्य प्रसंस्करण केंद्र होते हैं मिलेट्स के, उसमें 75% अनुदान या ग्रांट गवर्नमेंट के द्वारा, राजस्थान जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। और मिलेट्स के फ़ायदे तो आपको मैंने बताए थे कि ये ऐसा एक अनाज है जिससे कुपोषण दूर होता है, एनीमिया की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है परंतु कैल्शियम एवं आयरन भरपूर मात्रा में होता है। तो इसमें और कार्बोहाइड्रेट भी कम होता है, ये ग्लूटेन फ्री भी होता है। तो इसके काफ़ी सारे फायदे हैं। आप और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है स्कूल ऑफ एमिनेंस। स्कूल ऑफ एमिनेंस अभी पंजाब की सरकार ने शुरू किया है। ये हम कह सकते हैं कि पंजाब में भी आप गवर्नमेंट है तो वो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे आप गवर्नमेंट ने दिल्ली में भी जो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करने के लिए, स्कूल्स को इम्प्रूव करने के लिए हैप्पीनेस क्लासेस और इस तरीके के काफ़ी नवाचार और न्यू कॉन्सेप्ट्स लाए थे। इसी तरीके से पंजाब में भी स्कूल ऑफ एमिनेंस का कॉन्सेप्ट लाया है। इसमें क्या क्या चीज़ें होगी तो मैं आपको कुछ ब्रीफली इसके बारे में बता देती हूँ। इसमें एक तो ये रहेगा कि जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है और स्मार्ट क्लासेस हैं वो स्कूल्स में लगाई जाएगी और बच्चों को टूर पे भेजा जाएगा, जो एजुकेशनल टूर्स होते हैं उन पे भेजा जाएगा। इसके साथ ही जेई, नीट और क्लैट
कैट, इस तरीके के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, एनडीए, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। उसके लिए कोचिंग की सुविधा उनको उपलब्ध करवाई जाएगी। आप जानते होंगे कि राजस्थान में भी इस प्रकार की योजना चल रही है। यदि आपको याद हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि वो कौन सी योजना चल रही है, ठीक है। और क्या क्या होगा, और इसमें संगीत, नाट्य और जो दूसरी कलाएं हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए भी इसमें कोचिंग और प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। स्पोर्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए भी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये स्कूल ऑफ एमिनेंस में क्या क्या स्पेसिफिक पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट न्यूज़ है सेम सेक्स मैरिज यानी समलैंगिक विवाह। इससे रिलेटेड न्यूज़पेपर में काफ़ी समय से बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं और इस मंडे को यानी कि 13 मार्च और 14 मार्च इसमें जो जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैं उनके साथ में एक 3 जज बेंच होगी, वो उस पर सुनवाई करेगी। तो हम देखते हैं कि इस पे क्या इसका निष्कर्ष निकल के आता है कि इसको लीगलाइज किया जाता है या नहीं। इससे पहले अगर आप इस आर्टिकल को देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि सेक्शन 377 की बात की जा रही है। तो सेक्शन 377 आखिर है क्या, उसके बारे में मैं आपको कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देती हूँ। तो सेक्शन 377 के कुछ पार्ट को हटा दिया गया था 2018 में सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के द्वारा। इसमें होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज किया गया था। इससे पहले होमोसेक्सुअलिटी एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था। तो इसको डिक्रिमिनलाइज क्यों किया गया, इसके पीछे है हमारे फंडामेंटल राइट्स। हमारा जो आर्टिकल 14 है वो इक्वालिटी बिफोर लॉ टू ऑल द पीपल, इट प्रोवाइड इक्वालिटी बिफोर लॉ टू ऑल पीपल, यानी कि कानून के सामने सभी समान हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक इंक्लूसिवनेस की बात की जाती है। तो आर्टिकल 14, इसके अलावा आर्टिकल 15 विच प्रोहिबिट ऑल द पीपल, इट प्रोहिबिट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो इन सारी चीज़ों से किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल 15 में भी इसकी बात की गई है। तो इन सारे आर्टिकल्स को, हमारे फंडामेंटल राइट्स को देखते हुए इस होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज किया गया था। पर उसमें सेम सेक्स मैरिज की कहीं भी बात नहीं की गई थी। तो केंद्र सरकार का पक्ष है कि जो सेम सेक्स मैरिज है वो जैविक या बायोलॉजिकल रूप से मान्य नहीं की जा सकती। अब हम देखते हैं कि जो पैटिशनर्स हैं, जो चाहते हैं कि सेम सेक्स मैरिज हो, उनके फेवर में ये जजमेंट आता है या फिर केंद्र सरकार के फेवर में। वैसे इससे पहले भी जो सुनवाई हुई थी वो जो पैटिशनर्स थे वो दिल्ली नहीं आ पा रहे थे, तो वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से हुई थी। अब ये वर्चुअल कोर्ट क्या होता है, इसमें इसके लिए अगर जो CJI है वो अलाउ करते हैं या फिर जो भी जजेस हैं अगर वो अलाउ करते हैं तो वर्चुअल रूप से भी जो सुनवाई है वो की जा सकती है। E-कोर्ट का कॉन्सेप्ट बेसिकली कोविड के टाइम पे काफ़ी पॉपुलर हुआ था और अभी भी अगर कोर्ट अलाउ करती है तो कई बार ये जो सुनवाई है वो वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से भी होती है। अब नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आती है कि जो अप्रैल का महीना है उसमें पावर की, इलेक्ट्रिसिटी की जो रिक्वायरमेंट है वो सबसे ज़्यादा हो जाती है और हमें हमारे देश में 229 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। आज के समय में ये रिक्वायरमेंट 210 गीगावाट है और अप्रैल के महीने में सबसे ज़्यादा हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि अप्रैल के महीने में होगी या गर्मियाँ तो मई और जून में अधिक होती है, तो जून के महीने में या मई के महीने में अधिक होनी चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारे जो दक्षिणी राज्य हैं, सदर्न स्टेट्स जो इंडिया के, वहाँ पे मॉनसून की एंट्री हो जाती है मई के एंड और जून के स्टार्टिंग में। तो इस वजह से जो तापमान है वो गिरने लगता है और इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट भी कम होने लगती है, पर अप्रैल में उसकी रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है। तो अप्रैल में जब इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी तो इसीलिए इसी डायरेक्शन में जो केंद्र सरकार है उन्होंने जो कोयले और गैस के जो संयंत्र है, पावर प्लांट्स हैं, उनको इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि आपको फुल कैपेसिटी पे काम करना है। इसी के लिए जो हमारा जो सेक्शन 11 है विद्युत अधिनियम 2003, उसका जो सेक्शन 11 है उसी के हिसाब से केंद्र सरकार ने डायरेक्ट किया है जो कोयले के संयंत्र और गैस के संयंत्र हैं कि उनको फुल कैपेसिटी पे काम करना है
और इसी में लोड शेडिंग की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब आप कहेंगे लोड शेडिंग क्या होता है? तो लोड शेडिंग ये होता है जब एक तो नॉर्मल पावर कट होता है, जब एक्सेसिव लोड बढ़ जाता है, जो पावर प्लांट्स होते हैं तो उन पे तो पावर कट हो जाता है। और लोड शेडिंग में क्या होता है, डेलिबरेटली जानबूझ के पावर कट किया जाता है जिससे कि जो जनरेटिंग प्लांट है उस पर लोड ज़्यादा ना बढ़े, तो ये लोड शेडिंग होता है। तो इसी के लिए डायरेक्शन दी गई है ऊर्जा मंत्री के द्वारा कि लोड शेडिंग की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और इसके साथ ही अगर मैं बात करूं आज के समय की, तो आज हमारे पास 44 दिन का जो कोयला है वो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो हमें आगे कोई प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही गैस संयंत्र हैं उनको भी फुल कैपेसिटी पे काम करने के इंस्ट्रक्शन दिए जा चुके हैं। और सरकार ने ये भी कहा है कि जो सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइन्स हैं उनको भी, और दूसरे जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं उनको भी बहुत जल्दी धरातल पे लाया जाएगा और उनसे भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा। अब नेक्स्ट आर्टिकल है क्रिटिकल मिनरल से रिलेटेड। ये आर्टिकल द हिंदू में पब्लिश हुआ था। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स होते क्या हैं। ये वो मिनरल्स होते हैं या ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरीज हो गई, मोबाइल फोन्स हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, और जो भी टेलीकम्युनिकेशन के अंदर जो भी जो संयंत्र होते हैं उनके जो बैटरीज होती है, इसके अलावा जो एविएशन सेक्टर हो गया या डिफेंस सेक्टर हो गया, उन सब में इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। और ये जो एलिमेंट्स होते हैं इसमें बेसिकली कोबाल्ट, लिथियम, लेड और निकल, इसके अलावा 17 रेयर अर्थ मेटल्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, वो भी इसी में ही शामिल होते हैं। अब मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आने वाला समय हम रिन्यूएबल एनर्जी और उसके सोर्सेज पे, स्पेशली जो सोलर पैनल्स है और सोलर एनर्जी हैं, उस पे हमारी डिपेंडेंसी काफ़ी बढ़ने वाली है। और सोलर पैनल्स के निर्माण में क्रिटिकल मिनरल्स का होना बहुत आवश्यक है। तो इसी वजह से जो क्रिटिकल मिनरल्स है उनकी अवेलेबिलिटी भी इंडिया में होनी चाहिए, पर इंडिया में इसके स्टॉक इतने ज़्यादा उपलब्ध नहीं हैं। वैसे जम्मू कश्मीर में अभी लिथियम के कुछ भंडार मिले हैं, पर उनका अभी कितना उससे हम एक्सट्रैक्ट करके कितना हम डेवलपमेंट और उसका कितना प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें कुछ वक्त लगेगा। तो उससे पहले हमारे पास में एट प्रेजेंट इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम उसका कि हमारे पास में क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन इंश्योर होनी चाहिए। तो इंडिया के पास में कुछ जैसे हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात करें तो वो दो टाइप के होते हैं, हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स और लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो इंडिया के पास हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, उनकी कमी है। तो इस वजह से एक तो ये प्रॉब्लम है, और एक ये है कि कोविड के टाइम पे सप्लाई चेन काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था। तो अब इंडिया को ये इंश्योर करना होगा कि ना तो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो और उसको एक इजी अवेलेबिलिटी और एक वो इंश्योर कर पाए कि हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी उसके पास में पहुंचते रहे, जिससे कि वो सोलर पैनल्स और दूसरे जो भी मेजर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और दूसरे जो इक्विपमेंट्स हैं उसमें इसकी अवेलेबिलिटी इंश्योर हो पाए। तो इसीलिए अभी एक पार्टनरशिप हुई थी, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। ये क्या था, ये एक ट्रीटी साइन हुई थी, पर इसका पार्ट इंडिया अनफॉर्चुनेटली नहीं बन पाया। ये यूएस के द्वारा इनिशिएट किया गया था और इसमें कुछ कंट्रीज थी जैसे कनाडा और यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली नहीं था, सॉरी, इसमें और था हमारा फिनलैंड, स्वीडन एंड साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया। तो पर इंडिया क्योंकि इसका पार्ट नहीं बन पाया, ये एक कंसर्न का विषय है। इसका रीज़न ये है कि इंडिया के पास स्टॉक की भी कमी है, इसके अलावा एक जो एक्सपर्टीज चाहिए इन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने में और इनका एक प्रॉपर प्रोडक्शन इंश्योर करने में, उसकी इंडिया के पास कमी है। तो इसके लिए इंडिया ने क्या किया है, तो दो पार्टनरशिप की है। एक है क्रिटिकल मिनरल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप जो अभी रिसेंटली इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ की है, और दूसरी है इंडियन पार्टनरशिप की है लिथियम एग्रीमेंट। इंडिया ने किया है लिथियम एग्रीमेंट, और वो एग्रीमेंट किया है अर्जेंटीना की एक फर्म के साथ में।
आपको मैं बता दूं कि अर्जेंटीना थर्ड लार्जेस्ट या थर्ड बिगेस्ट उसके पास में रिजर्व है जो लिथियम है उसका। तो ये भी एक हम कह सकते हैं एक पॉजिटिव स्टेप इंडिया ने लिया है। नेक्स्ट और क्या डेवलपमेंट्स होते हैं इसमें मैं आपको बताती रहूँ। नेक्स्ट आर्टिकल है H3N2 वायरस से रिलेटेड। आपने ये न्यूज़ सुनी होगी कि 2 लोगों की इस वायरस से रिसेंटली मौत हो गई। वैसे उन दोनों को पहले प्रीवियसली कुछ डिजीज़ थी, जिस वजह से भी कहा जा रहा है कि ये भी एक जने को लंग कैंसर था और एक की कुछ पास्ट मेडिकल रिपोर्ट थी कि उनको कोई डिजीज़ थी, इस वजह से उनकी मौत हो गई। परंतु फिर भी हमें एक प्रिकॉशन और सेफ्टी क्राइटेरिया लेके चलना है कि हम एक हाइजीन को फॉलो करें। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को भी यूज़ करना शुरू कर दें। अब इसी से रिलेटेड कुछ मैं आपको पहले इसका एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि H3N2 वायरस क्या है, और क्योंकि एग्ज़ाम में ये बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ही काम आती है। तो H3N2 वायरस इन्फ्लुएंजा ए टाइप का वायरस है। ये इन्फ्लुएंजा वायरस बेसिकली 4 टाइप के होते हैं, A, B, C, D। उसमें H3N2 इन्फ्लुएंजा ए का एक सब टाइप है। इन्फ्लुएंजा वायरस जो है इसके जो सिम्टम्स हैं वो हमें कॉमन जो एक फ्लू होता है उसी के जैसे हैं, जैसे कोल्ड, हेडेक, सोर थ्रॉट और बॉडी एक। इस तरीके के जो सिम्टम्स हैं वही नॉर्मल सिम्टम्स हैं, और नॉर्मली अगर ये किसी को होता भी है तो ये 5 से 7 दिनों के लिए लॉन्ग लास्ट करता है एज पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। और अगर मैं इसके मेडिकेशन या मेडिसिन की बात करूं तो ओसेल्टामिविर ये एक ड्रग है जो WHO ने रिकमेंड किया है। ये सेम ड्रग H1N1 वायरस के ट्रीटमेंट में भी यूज़ होता है। तो ये इससे रिलेटेड कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हो गई H3N2 वायरस से रिलेटेड। अब नेक्स्ट न्यूज़ है साहित्य अकेडमी अवार्ड से रिलेटेड। अभी 39th ये फेस्टिवल ऑफ लेटर्स भी इसे कहते हैं, ये अभी ऑर्गेनाइज हुआ था। इसमें 24 डिफरेंट लैंग्वेजेस में ऑथर्स को अवार्ड दिया गया था। अभी 24 लैंग्वेजेस क्या है, 22 तो वही लैंग्वेजेस जो शेड्यूल 8 में है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 8 में 22 लैंग्वेजेस हैं, 22 वही हैं। इसके अलावा राजस्थानी और इंग्लिश, इसमें भी 2 ऑथर्स को अवार्ड दिया गया है। तो टोटल 24 ऑथर्स को ये अवार्ड दिया गया है। ये सेकंड हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है, और राजस्थान से कमल रंगा जो ऑथर हैं उन्हें ये अवार्ड मिला है। ये साहित्य अकेडमी अवार्ड बेसिकली 1954 में स्टार्ट हुआ था, और ये जो अवार्ड है ये इंडियन सिटीजन्स को ही मिलता है, और ऐसे ऑथर्स को मिलता है जिन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूट किया हो किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में, जिसमें उन्होंने जो भी बुक लिखी है उसमें उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया हो, तो उसमें ये अवार्ड मिलता है। अब नेक्स्ट न्यूज़ है कि 3 नॉमिनेशंस ऑस्कर में हुए हैं 2023 में इंडिया की ओर से। पहला है सर्वश्रेष्ठ मूल गीत, उसमें है नाटू नाटू। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म जो है ऑल दैट ब्रीथ्स। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म जिसमें है द एलिफेंट विस्परर। तो इन तीनों में से इंडिया ने 2 अवार्ड्स जीत लिए हैं। वो है सर्वश्रेष्ठ मूल गीत में नाटू नाटू, और दूसरा है डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म में द एलिफेंट विस्परर। तो ये एक काफ़ी पॉजिटिव है, और इसी पॉजिटिव नोट के साथ में मैं आज के लेक्चर को ख़त्म करती हूँ। आई होप सो आपको प्लीज़ पसंद आई होगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मैं और ऐसा एजुकेशनल कंटेंट बनाती रहूँगी, और इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। थैंक यू, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।